हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुबीरा स्टडी पॉइंट्स। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है उत्तर वैदिक काल। इसके अलावा इसके पिछले वीडियो में हमने पूर्व वैदिक काल पर चर्चा की थी, तो आज हम उत्तर वैदिक काल के बारे में जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1000 BC के आसपास लोहे की खोज ने संपूर्ण व्यवस्था को प्रभावित किया। मतलब पूर्व वैदिक काल में लोहे की खोज नहीं हुई थी और लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में होती है। एंड लोहे की खोज ने आर्थिक प्रगति को अंजाम दिया। मतलब जब लोहे की खोज हुई तो उससे आर्थिक प्रगति में भी मजबूती आई और आर्थिक प्रगति में मजबूती आने से मनुष्य का जो सामाजिक स्तर था वो भी सुधर गया, क्योंकि लोहे के उपकरण मतलब जो लोहे के उपकरण होते थे उनसे कृषि करना आसान हुआ और कृषि की मात्रा में वृद्धि हुई। और जब कृषि की मात्रा में वृद्धि हुई तो आर्थिक स्थिति मजबूत हुई और आर्थिक स्थिति मजबूत होने से लोगों का सामाजिक जीवन भी सुधर गया। तो चलिए फ्रेंड्स, उसके आगे जानते हैं राजनीतिक जीवन के बारे में। तो राजनीतिक जीवन की अगर बात करें, जन का आकार बड़ा हो गया। मतलब जो कबीलाओं का समूह होता था जिसे जन कहा जाता था, उसका आकार अब बड़ा हो गया था। बड़े बड़े कबीले हो गए थे और राजा की शक्ति में भी वृद्धि हो गई, क्योंकि जब आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाने के कारण राजा ने अपनी शक्तियों का विस्तार कर लिया और पद वंशानुगत हो गया। मतलब राजा का बेटा ही अब राजा बनने लगा था। इससे पहले जबकि पूर्व वैदिक काल में क्या होता था कि राजा का चुनाव किया जाता था और उत्तर वैदिक काल में अब राजा का जो पद था वो वंशानुगत हो गया और सभा एंड समिति का महत्व भी कम हो गया। मतलब इनका बहुत ज्यादा महत्व नहीं रहा था। अब राजा अपने अनुसार काम करने लगा था। कर व्यवस्था का विस्तार, मतलब कर व्यवस्था को नियमित कर दिया गया, जबकि पूर्व वैदिक काल में कर की कोई व्यवस्था नहीं थी। लोग अपनी इच्छा से कर देते थे। और सेना एवं न्यायपूर्णता स्थायी नहीं थे, लेकिन अभी भी सेना और न्यायपूर्णता स्थायी नहीं हुए थे। इसके अलावा जो सभा और समितियां संस्थाएं थीं, इसमें महिलाओं को बैठने की इजाजत अब नहीं थी उत्तर वैदिक काल में, जबकि पूर्व वैदिक काल में सभा और समितियों में महिलाएं हिस्सा लेती थीं। अब हम बात करेंगे उत्तर वैदिक काल के सामाजिक जीवन की। तो समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार, उसके बाद ग्राम, फिर विश्व, फिर जन। एंड वर्ण व्यवस्था की अगर बात करें तो वर्ण व्यवस्था अब जन्माधारित हो गई थी, जबकि पूर्व वैदिक काल में कर्माधारित। गोत्र, गोत्र का मतलब गोधन एकत्र करना। मतलब गोत्र का मतलब होता है गौशाला, और जहाँ पर पूरे कबीले के लोग गायों को एक साथ रखते थे और समय के साथ उस पूरे कबीले को एक ही गोत्र का माना जाने लगा। एंड एक ही गोत्र के व्यक्तियों का आपस में विवाह को प्रतिबंधित कर दिया गया। उसके बाद यहाँ पर आश्रम व्यवस्था प्रचलित थी। मतलब ब्रह्मचर्य 0 से 25 वर्ष, गृहस्थ जीवन 25 से 50 वर्ष, वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष और संन्यास जो कि 75 से 100 वर्ष। उसके अलावा स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई, जो कि पूर्व वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति काफी अच्छी थी और उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आती है। पर्दा प्रथा की शुरुआत होती है। एंड विवाह, 2 टाइप के विवाह प्रचलित थे, एक अनुलोम विवाह और दूसरा प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह में मतलब जो वर पक्ष होता था वो उच्च कुल का एंड वधु पक्ष निम्न कुल की, और प्रतिलोम विवाह में वधु पक्ष उच्च कुल का और वर पक्ष निम्न कुल का होता था। अब आगे बात करते हैं उत्तर वैदिक काल के आर्थिक जीवन की। तो प्रमुख व्यवसाय कृषि था, दूसरा प्रमुख व्यवसाय पशुपालन था। एंड जबकि पूर्व वैदिक काल में प्रमुख व्यवसाय पशुपालन था और वहां पर कृषि मतलब इतनी ज्यादा प्रचलित नहीं थी, और उत्तर वैदिक काल में प्रमुख व्यवसाय कृषि हो गया था। काठक संहिता में 24 बैलों वाले हल का प्रयोग मिलता है। कृषि में अधिशेष, मतलब अब कृषि अधिक मात्रा में होने लगी थी तो जो बचा हुआ अनाज होता था उसे अधिशेष कहा जाता था। जबकि पूर्व वैदिक काल में इतनी ज्यादा कृषि नहीं होती थी, वो सिर्फ उनके जीवन यापन के लिए ही होती थी, तो उसमें कृषि में अधिशेष नहीं बचता था। उद्योग एवं व्यापार विस्तार, इस टाइम उद्योग और व्यापार का विस्तार हुआ। विदेशी व्यापार के भी प्रमाण मिले हैं, जबकि पूर्व वैदिक काल में व्यापार सिर्फ आंतरिक ही होता था और इस टाइम विदेशी व्यापार के भी प्रमाण मिले हैं।
सिक्के का प्रचलन नहीं था, अभी भी सिक्के का प्रचलन नहीं था। और आर्थिक प्रगति होने के कारण नगरीकरण प्रारंभ हुआ। मतलब अब आर्थिक व्यवस्था मजबूत होने लगी थी तो नगरों का विकास होना शुरू हो गया था। अब बात करते हैं धार्मिक जीवन की। तो धार्मिक जीवन मतलब इस टाइम यज्ञ कर्म कांडों का महत्व बढ़ गया था। उसके अलावा उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण एवं क्षत्रियों का संघर्ष का दौर माना जाता है। एंड प्रमुख देवता इस टाइम प्रजापति थे, जबकि पूर्व वैदिक काल में प्रमुख देवता इंद्र थे। और इस टाइम प्रमुख देवता प्रजापति विष्णु को पोषण एवं रक्षक का देवता माना गया। रुद्र पशुओं के देवता, वरुण को जल के देवता माना गया और पूषण को शूद्रों के देवता कहा गया। और इस टाइम यज्ञ जो करवाते थे राजा लोग, राजसूय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ और यज्ञ में बलि की प्रधानता थी। तो राजसूय यज्ञ वो सर्वोच्च शक्ति प्राप्त करने के लिए करवाते थे। और वाजपेय यज्ञ मतलब इसमें एक घोड़े को रथ के साथ छोड़ा जाता था, रथ को दौड़ाते थे और उस रथ को घोड़ा खींचता था। और उसमें मतलब जहाँ से वो रथ होकर जाती थी उस पूरे क्षेत्र को वो अपना मान लेते थे। और अश्वमेध यज्ञ, तो अश्वमेध यज्ञ भी उसी तरीके का होता था। इसमें शाही घोड़े को बिना किसी बाधा के जितने क्षेत्रों में पहुंच जाता था, मतलब शाही घोड़ा, उन क्षेत्रों पर निर्विवाद उस राजा का नियंत्रण हो जाता था। और राजा लोग जब यज्ञ करते थे तो उसमें बलि की प्रधानता थी और बलि की उपनिषदों में निंदा की गई है। अब आगे देख लेते हैं प्राचीन नदियों के कुछ आधुनिक नाम। तो प्राचीन में वितस्ता नदी, जो कि अब झेलम नदी है, और आधुनिक में रावी नदी को पहले परुष्णी कहा जाता था। सतलज नदी को पहले सतुद्री कहा जाता था, घग्गर को सरस्वती, एंड चिनाब नदी को पहले अश्विनी कहा जाता था, गंडक को सदानीरा, काबुल को कुभा और व्यास नदी को पहले विपाशा कहा जाता था।